हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और आज फिर मैं एक नया पीवाईक्यू सीरीज लेकर आई हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और जैसा कि यूजीसी नेट का जो है फॉर्म फिलअप की जो है डेट आ गई है और एग्ज़ाम डेट भी आपका जो है 1 जनवरी से 19 जनवरी तक शायद है, ठीक है। तो और इधर भी पीएससी टीआरई 4 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी अब नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही टीआरई 3 का सारा मामला क्लियर होता है वैसे ही आपका नोटिफिकेशन आउट होगा। तो इसके लिए अभी से ही तैयारी में लगे रहें ताकि सफलता हाथ आए। और इस चैनल के साथ अगर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लें और मेरे साथ कंटिन्यूस इस सीरीज का लाभ उठाएं, ठीक है। चलिए चलते हैं। और थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंस हो तो क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है। चलिए देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सही सुमेलित करना है, काव्य ग्रंथ है और कवि है। तो अमूला जो है ये त्रिलोचन शास्त्री जी का है। प्लास 1 नरेंद्र शर्मा का है। दीपशिखा जो कि महादेवी वर्मा का है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर है। और गिरजा कुमार माथुर से बहुत ही प्रश्न आते हैं तो ध्यान रखना है। चलिए नाट्य उक्ति है और यहाँ पर नाटक दिया गया है तो सभी को आपको देखना है, मिलाना है। तो पहला जो है, प्यारी ओ अधर्म से लड़े हम तो अधर्म नहीं कर सकते, हम आर्यवंशी लोग धर्म छोड़कर लड़ना क्या जाने। तो ये जो है ये नील देवी नाटक से है जो कि भारतेंदु जी का है। को नहीं पकड़त मेरो हाथ 20 कोट सुत होत फिरत में हा होत अनाथ। तो ये भारत दुर्दशा जो कि 1880 में ये प्रकाशित हुई है। नील देवी जो है 1881 में है। तो सभी के डेट को भी ध्यान में रखना है, पूछा जाता है प्रश्न यहाँ से, महत्वपूर्ण है भारतेंदु जी। आगे है कि चना हाकिम सब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते। तो ये अंधेर नगरी चौपड़ राजा, तो ये भी भारतेंदु जी का ही है। हमने माना कि उसको स्वर्ग लेने की इच्छा ना हो तथापि अपने कर्मों से वह स्वर्ग का अधिकारी तो हो जाएगा। तो ये सत्य हरिश्चंद्र भी एक नाटक ही है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब सही सुमेलित यहाँ भी करना है, उपन्यास और पात्र से संबंधित है। तो भुवन जो है नदी के द्वीप जो कि अज्ञे जी का उपन्यास है 1951 का। जोहरा जो है ये गबन 1931 जो कि प्रेमचंद्र जी का है। और कालीचरण जो है मैला आंचल। और फणीश्वर नाथ रेणु जो कि 1954 का है। और रेक्य जो है अयानाम दास का वो था 1976, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहानी है और रचनाकार है तो कसाई बारा शिव मूर्ति, रचनाकार है तिरिच उदय प्रकाश जी का है। एक प्लेट शैला मनु भंडारी का है। और डेमोफिल जल रहा है ये मृदुला गर्ग जी का है। तो साथ में ध्यान रखना है सभी को। चलिए आगे देख लेते हैं। रचना है और रचनाकार है श्रृंगार प्रकाश है भोज का। और ये सभी जो है भारतीय काव्य शास्त्र के रचनाकार हैं, ये भी साथ में ध्यान रखना है। व्यक्ति विवेक है महिम भट्ट का। 10 रूपक है धनंजय का। श्रृंगार तिलक है रुद्र भट्ट का। तो यहाँ से प्रश्न आपके 100% श्योर है कि आने ही है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये पाश्चात्य समीक्षक आ गए। तो सेक्रेड वुड जो कि टी.एस. एलियट का है। रिव्यूलेशन तो ये लिविश का है। और लैंग्वेज एंड जेक्स्टर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। आर.पी. ब्लैकमेयर का है। और एक ग्रामर ऑफ मैटविच दो केनेथ वर्क का है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है केनेथ वर्क। और जैसा कि अभी पैटर्न चेंज हो रहा है तो इनको काफ़ी पूछा जा रहा है अभी, तो ध्यान रखना है। अब चलिए स्थापना और तर्क से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। स्थापना है कि कविता बाहरी प्रकृति से निरपेक्ष मनुष्य की अंतः प्रकृति का प्रकाशन है। तो ऐसा नहीं है, बाहरी प्रकृति से आप कैसे निरपेक्ष हो सकते हैं और मनुष्य के अंदर की प्रकृति का प्रकाशन, ऐसा नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा, निगेटिव यहाँ पर बताया जा रहा है। और तर्क है कि क्योंकि कविता मनुष्य की भावात्मक सत्ता का सृष्टि से विस्तार करती है।
तो सृष्टि में विस्तार तो करती है, तो ये सही बात है। तो ये गलत है और 8 सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे स्थापना है कि मिथक जातीय जीवन की संयुक्त धरोहर है, ठीक है। और तर्क यहाँ पर दिया जा रहा है, तर्क है कि इसीलिए उसका रचनात्मक उपयोग सामाजिक की जिम्मेदारी है। तो जाहिर सी बात है, मिथक जो है ये पुरातन समय से ही ये चला आ रहा है, तो इसका एक वैल्यू भी है समाज में, तो ये दोनों सही हो जाएगा। आगे है कि वैचारिक प्रतिबद्धता रचनात्मक व्यक्तित्व की प्राथमिक अनिवार्यता है। तो वैचारिक प्रतिबद्धता यहाँ पर बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है। व्यक्तित्व की प्रथम अनिवार्य जो है क्षमता ये नहीं है, ये रचनात्मक व्यक्तित्व की प्राथमिक अनिवार्यता बोल रहा है, जो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि साहित्यकार का रचनात्मक विचार सामाजिक परिवर्तन का बीज वपन करता है। और बीज वपन आपको अगर याद हो तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, उन्होंने आदिकाल को बीज वपन काल भी कहा है। तो उस दृष्टिकोण से अगर डिकोड करके आप किसी भी चीज़ को एक दूसरे से मिलाते हैं तो जाहिर सी बात है आपके माइंड में वो विचार आ जाएगा। जैसे मैंने अभी बीज वपन यहाँ देखा तो मेरे माइंड में ये तुरंत ख्याल आया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दिया है। तो इसी तरह आपके भी मन में ये सवाल तुरंत खड़ा होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि चमत्कार वह प्रक्रिया है जिससे चित्त का विस्तार होता है और रसास्वाद और चमत्कार की प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं है। तो ये भी सही है, एक दूसरे के ये पूरक होते हैं कहीं ना कहीं, तो इसीलिए सही है। सॉरी, तर्क है इसीलिए भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य में कई चमत्कार बिंदुओं का उल्लेख हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है, हुआ भी है भारतीय काव्य शास्त्र में। आगे है स्थापना है कि अवस्था अनुकृत्य नाट्यम, अर्थात अवस्था की अनुकृति को नाटक कहते हैं। तो ये तो सही है, क्योंकि नाटक में लोक के सुख दुख का अनुकरण आंगिक अभिनय द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है, आंगिक सिर्फ नहीं होता है, ठीक है, वाचिक भी होता है। और जितने भी इसकी प्रवृत्तियां हैं नाटक के सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आंगिक अभिनय द्वारा ही किसी के दुख सुख को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ऐसा नहीं है, भाव भी छुपा रहता है उसमें। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही यार गलत है। चलिए अब देखते हैं, ये जो प्रश्न पत्र है तृतीय प्रश्न पत्र है 28 अगस्त 16 को संपन्न हुआ है। चलिए देख लेते हैं। संध्या भाषा से अभिप्राय है तो ऊपर से लोक विरोधी अर्थ देने वाली किंतु साधना के विशुद्ध अर्थ को स्पष्ट करने वाली भाषा कौन क्या है, संध्या भाषा कहलाती है। और ये संध्या भाषा जो है किससे संबंधित है ये आप जरूर से कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट का वेट करूंगी मैं। आगे देख लेते हैं कि नीरसता गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव, रागात्मकता का विरोध एवं इंद्रिय निग्रह में से नाथ साहित्य की कमजोरी नहीं है। तो ये इंद्रिय निग्रह नहीं है, ठीक है। क्योंकि स्त्री संसर्ग से जो है नाथ पंथी दूर रहते थे, ये ज़्यादातर आप सिद्ध साहित्य के अंतर्गत देख सकते हैं। तो निरस्ता है, गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव है, इसमें रागत्मकता है और लेकिन इंद्रिय निग्रह नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे है कि राम कथा में व्याप्त अति प्राकृत तत्वों के प्रति संशयग्रस्त होकर ब्राह्मणी राम कथा की प्रतिक्रिया में नई राम कथा गढ़ ली थी। किसने? तो ये पुष्पदंत ने ऐसा किया था। ये पागल, कोई इनको पागल कभी कभी संज्ञा देते थे और ये खुद को तो बहुत सारी उपाधि भी दे डाले हैं, ठीक है। आगे है गीतावली, रामचंद्रिका, विनय पत्रिका तथा दोहावली में से तुलसीदास जी का ग्रंथ नहीं है। तो ये रामचंद्रिका नहीं है, ठीक है, रामचंद्रिका नहीं है। तो ये रामचंद्रिका जो है किसका है? शंभू जी का है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। नहीं, ये रामचंद्रिका जो है शंभू का नहीं है, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा कि ये किसका है, ठीक है।
जरूर से आप कमेंट कीजिएगा इसके लिए। आगे है कि रेन गवाई सोई के दिवसु गवैया खाई, हीरे जैसे जन्मू है कौरी बदले जाई। तो ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये गुरु नानक जी का है। ये रामचंद्रिका जो है ये केशव दास का है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं कि ध्रुवदास ने भक्त नामावली में प्रशंसा की है किसकी? तो गोसाई विठलनाथ की प्रशंसा की है, ध्यान रखना है इसे। आगे देख लेते हैं मधुमालती के रचयिता कौन है? तो ये मंझन है, और मधुमालती जो है ये आदिकाल से संबंधित रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है रतन खान और ज्ञानबोध। रतन खान और ज्ञानबोध रचना है, तो ये मलुकदासी का है। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके पंक्ति है रैदास की, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये पूछी जाती है क्योंकि कबीरदास जैसे ही इनकी भी पंक्तियां देखी जाती है कहीं कहीं, इसीलिए कन्फ्यूजन होती है। आगे है कोटेशन है कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। कर्मशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी ना जाने कितने आ गए। तो ये कथन था रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। तो इस कोटेशन को आपको ध्यान में रखना है। ये भक्ति आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने ये कोटेशन डाला था, यानी कि कहा था, ठीक है। और बहुत ही ये फेमस कोटेशन है इनका। और इनके ठीक विपरीत हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि अगर मुसलमान ना भी आए होते तो भी भक्ति काल का उदय होता, उसको कोई नहीं रोक सकता था। और वो जो थे हजारी प्रसाद जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे, आलोचक थे, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी को वो उनकी बातों को वो निगलेक्ट करते थे, यानी कि नकारते थे, अपोजिट करते थे, ठीक इनके अपोजिट वो चलते थे। तो ये भी साथ में ध्यान रखना है। चलिए आगे देखे हैं सोहे घनश्याम मग हेरती हथेरी ओट, ऊंचे धाम बाम चढ़ी आवत उतरी जात। इन पंक्तियों में नायिका की मनोदशा का वर्णन हुआ है। तो ये उत्कंठा की स्थिति यहाँ पर दिखाई जा रही है, तो उत्कंठा का भाव है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं रीति काल में लला के ललाट पर महावर दिखाई पड़ने लगी, वीर सखी हो गया, रचनात्मक ध्वनियों की बहार आ गई, नाद योजना से मादकता को बढ़ावा मिला। यह कथन है, तो ये बच्चन सिंह का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चन सिंह, तो ध्यान में रखना है। आगे है कि बानी को सार बखानियों सिंगार, सिंगार को सार किशोर किशोरी। तो ये पंक्ति जो है ये देव की है। आगे है कि नायिका भेद की संकीर्ण सीमा में जितना लोकचित आ सकता था इस काल यानी कि रीति का, उतना चित्र निश्चय ही विश्वसनीय और मनोरम है। यह कथन है, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, ध्यान में रखना है। आगे है कि मती राम के ललित ललाम का मुख्य वर्ण विषय था, तो यह अलंकार निरूपण था। ललित ललाम इनकी बहुत ही फेमस ये रचना है, बार बार पूछी जाती है, ध्यान में रखना है आपको। आगे है कि बरमे छंद में नायिका भेद का निरूपण हुआ है, तो ये रहीम का है। किसने किया है? तो रहीम ने। और नायिका भेद जो है रहीम की रचना है, और इस बार भी टीआरई थर्ड में पूछे गए प्रश्न है ये। आगे है कि मैंने श्री कृष्णचंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्मा करके नहीं। तो ये आख्यान है किसके? तो ये किसके प्रिय प्रवास के बारे में इन्होंने कहा है, और ये हरिओ जी की रचना है। प्रिय प्रवास 1914 में लिखी गई, तो ध्यान रखना है। आगे है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ये सरोज स्मृति से ली गई पंक्ति है, और निराला जी का है, जो कि एक शोक गीत है। सॉरी, एक्चुअली की तबीयत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, इसीलिए मैं आजकल
लॉन्ग वीडियो नहीं लेकर आ पा रही हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ, तो आप इसे ज़रूर कर देखें, क्योंकि लिए आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सब रिवीजन बेच के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीरजा, निहार, गीतिका एवं दीपशिखा में से महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह नहीं है, तो ये गीतिका नहीं है, गीतिका 1936 की रचना है। ठीक है, और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। बाकी दीपशिखा 1942 का है, निहार 1930 का है, नीरजा 1935 का है। ये सभी महादेवी वर्मा जी की रचना है। आगे देख लेते हैं कि कलगी बाजरे की कविता है, तो ये अज्ञे जी का है। कलगी बाजरे की बहुत ही फेमस इनकी कविता है, जरूर से पढ़िएगा इसे। आगे है कि भूल कर जब राह भटका मैं, तुम ही छलके हे महाकवि, सघन तम की आंख बन मेरे लिए। महाकवि निराला का उपयुक्त स्तवन किया है किसे, तो ये शमशेर बहादुर सिंह ने किया है निराला जी के लिए। ठीक है, महाकवि निराला ही कहलाते हैं। अनंत देवी पात्र हैं, तो ये जयशंकर प्रसाद के नाटक जो है स्कंदगुप्त, उन्हीं की पात्र है अनंत देवी, ध्यान में रखना है। छठा बेटा, सिंदूर की होली, अंजू दीदी तथा अलग अलग रास्ते नाटकों में से उपेंद्रनाथ अस्क का नहीं है, तो ये सिंदूर की होली नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है, और ये जो है आपके सिलेबस NT-UGC नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है, तो ध्यान रखना है। आगे है कि नायक खलनायक विदूषक शकुंतला की अंगूठी, द्रौपदी एवं 8वां सर्ग में से सुरेंद्र वर्मा के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न किस नाटक में उठाया गया है, तो ये 8वां सर्ग नाटक में उठाया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न, तो ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है, और बाकी इन्हीं का है सारा नाटक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी ठेस का नायक है, तो ये सृजन है। राग दरबारी उपन्यास में वर्णित गांव जो है ये शिवपालगंज, ये गांव है जो कि राग दरबारी उपन्यास में आया हुआ है। आगे है कि पुनर्नवा अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा एवं चारों चंद्र लेख में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पहला उपन्यास है, तो ये बाणभट्ट की आत्मकथा है, 1946 का है। तो आज हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा, और इसमें सभी विधाओं से प्रश्न आए हुए हैं, सभी, चाहे वो पाश्चात्य से हो, कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, पात्र हो, या फिर भारतीय काव्य शास्त्र से हो, तो सभी तरह के यहाँ पर प्रश्न देखा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और 50 से ज़्यादा प्रश्न देखा गया है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर से देखें और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें इसे ज़रूर। चलिए, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहे मेरे साथ, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करने भूलें ना, और अपना जो है तैयारी कंटिन्यूअस करें, और मैं लेकर आऊँगी ज़रूर, क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ कि मेरा तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ, तो थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मुझे ठीक लगेगा ना, मैं ज़रूर आप लोगों के आऊँगी सामने, और आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह आपको BPSC TRE 4 के लिए प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तब तक आप वीडियो देखें और अपना जो है पढ़ाई कंटिन्यूअस बनाए रखें। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलती हूँ।